हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग 2700 प्लस क्वेश्चन जो रुक्मिणी पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 है उसी को हम लोग कर रहे हैं उसमें, जिसमें हम लोग 2610 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर 2610 क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, टोटल क्वेश्चन प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। 2610 क्वेश्चन आपका उसका वीडियो मिलेगा आपको। सीरियल वाइज देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो ठीक, सब सीरियल वाइज सजा हुआ है, एक दो वीडियो करके, ठीक। तो उसे देखिए और उसको उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, ठीक। देखिए बहुत लोगों का कमेंट ये था ना कि प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या एग्ज़ाम निकल सकता है। देखिए पैटर्न तो यही रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा। कुछ क्वेश्चन किए थे, कोई लोग कमेंट किए थे, तो क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, आपका लेवल चेंज होता रहता है। अब किसी एग्ज़ाम में देखिएगा जिसमें कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं उसका लेवल थोड़ा सा टफ कर दिया जाता है, और किसी एग्ज़ाम में जिसमें कम स्टूडेंट रहते हैं उसका लेवल थोड़ा लो कर दिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है ना स्टूडेंट का, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने जो है अप्लाई किए हैं फॉर्म, ठीक। तो क्वेश्चन का लेवल चेंज होता रहता है लेकिन पैटर्न यही है, पैटर्न यही रहेगा। आपका मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन रहेंगे, ज्योमेट्री से भी रहेंगे, सब टोटल जितना सेगमेंट है अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक। बिना प्रैक्टिस का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको अब हम लोग जो 2700 प्लस क्वेश्चन वॉल्यूम 2 है उसके हम लोग अंत होने के कगार पे पहुंच गए हैं, ठीक। 2600 प्लस क्वेश्चन हो रहा है और 2700 प्लस उसमें क्वेश्चन है, 2720 से 21 क्वेश्चन है। तो अब बहुत जल्दी एक दो क्लास में अब खत्म हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पीछे से क्लास देखते आ रहे हैं, बहुत लोग देखते आ रहे हैं। जो लोग नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और पीछे का क्लास देखना चाहते हैं तो सब आपका वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से जाकर जरूर देखें, ठीक। चलिए आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप लोग दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर भी करें ताकि और भी हम लोग के चैनल का व्यूअर बढ़े, ठीक। और भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएं, ऐसे ही प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है 11 नंबर 2611 नंबर बोला है कि 15% वार्षिक दर से 2 साल के लिए 39,200 रुपये राशि का चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि निकालना, यानी अमाउंट हमें पूछा है कि अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल दिया है 39,200 रुपया और 2 साल का है 15% की दर से। देखिए एक परसेंटेज मेथड सीखिए, ये भी बहुत आसान है। जैसे 15% का मतलब क्या हुआ, 15/100 हो गया, और इसको कटा लेते हैं तो 3 हो जा रहा है, ये 20 हो जा रहा है, यानी 3/20। इसका मतलब ये हुआ कि 20 रुपये पर 3 रुपये ब्याज मिलता है। इसका मतलब अगर ये प्रिंसिपल 20 रुपये है, यहाँ से देख लेते हैं, प्रिंसिपल अगर 20 रुपये है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 23 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 20 रुपये है, ब्याज 3 रुपये मिल रहा है। दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 1 साल का हुआ है, पहला साल का हुआ। तो जब दूसरा साल का आएगा तो फिर 20 हो जाएगा, फिर ये 23 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से लिख लिए 23। तो ये 2 साल का ओवरऑल कहेगा ना तो दोनों को गुणा कर लेंगे, 20 से 400 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 23 से 529 हो जाएगा, ठीक। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये रेशियो इतना निकल गया है, ये डायरेक्ट रेशियो 2 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो गया। तो ये 400 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग का, यानी कि वहाँ प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 39,200 रुपये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि 529 का हमें वैल्यू निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 39,200 बट्टा 400 और गुणे यहाँ पे 529 कर लेंगे। अब कटा दीजिए, देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से कटा लेंगे, 4 9 36 और 3 बचा, 4 8 32। यानी आपको क्या करना है, 529 से नहीं, 529 में 98 से गुणा कर लेना है। 529 में आपको 98 से गुणा कर लेना है। देखिए 8 9 72, 2 जिसके लास्ट में होगा, यानी 2 सबके लास्ट में है ना, तो गुणा आपको करना पड़ेगा। 8 9 72, 2 7 हो जाएगा, 8 दूना 16 और 7 23 हो जाएगा, 23 कर 3 2 हो जाएगा, 8 5 40, 2 42 हो जाएगा, 9 9 81 1 8 और 9 दूना 18 8 26 6 2 हो जाएगा, 9 5 45 2 47 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 2 4 6 2 8 हो जाएगा, 7 4 11, 51,844 रुपये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 51,842 रुपये, 51,842 यही आपका अमाउंट हो जाएगा। यानी 51,842 इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n। इससे भी आप निकाल सकते हैं, बात वहीं पड़ेगा, लेकिन इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है रेशियो मेथड। एक बार और समझ लीजिए रेशियो मेथड। 15% का मतलब हुआ 3/20, यानी 20 रुपये पर 3 रुपये ब्याज। तो अगर 20 रुपये प्रिंसिपल है तो अमाउंट 23 रुपये हो जाएगा। तो ये 2 साल का बात कर रहा है तो 20 20 से 400 और 23 23 से 529, यानी 400 पे हमें 529 अमाउंट मिल रहा है। तो 400 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 39,200 दिया था, तो 529 का पूछ रहा था, निकाले 51,842 रुपये हो जा रहा है। अगर केवल हमें
ब्याज पूछता ना तो यहाँ पे ब्याज निकाल लेते, ये इसमें से अंतर घटा करके उसका यूनिट निकाल लेते। ठीक, तो यहाँ से रेशियो मेथड भी आपके लिए आसान है। ठीक, अच्छा इससे भी तो बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं नेक्स्ट 2612 बोला हुआ है कि 8,300 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 12% की वार्षिक दर से निवेश की जाती है, 4 साल बाद प्राप्त होने वाली राशि बताएं। देखिए इसमें साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज तो हर साल का बराबर होता है, 12% की दर से 4 साल का, तो 12 चौके कितना हो जाएगा 48% हमारा ब्याज मिलेगा। तो 4 साल के बाद हमें प्राप्त होने वाली राशि, इसका भी अमाउंट बताना है। तो ये एसआई जब यहाँ से मिल रहा है 48%, तो जो अमाउंट हो जाता है 148% हो जाता है, 100 इसमें जुड़ जाता है, 100 प्रिंसिपल रहता है। तब हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेंगे, इसका जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, तो 8,300 रुपये का 148% हमें डायरेक्ट निकाल लेंगे। 148% हटाएंगे, नीचे 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 148 में हमें 83 से गुणा कर लेना होगा, तो गुणा कर लीजिए। 8 3 24 4 2 और 4 3 12 13 14 4 1 3 एकम 3 1 4 हो जाएगा। 8 8 64 4 6 और 8 चौको 32 6 38 3 हो जाएगा। 8 एकम 8 3 11 यानी कितना हो जाएगा 4 8 8 4 12 यानी 12,242 रुपये हो जा रहा है, 84 रुपये सॉरी 12,284 रुपये हो जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो सिंपली हम लोग का जो एसआई हर साल का बराबर होता है, तो 12% की दर से 4 साल का 48 हो गया, तो अमाउंट निकालना है तो 148 यानी डायरेक्ट अमाउंट निकाल लेंगे। 8300 रुपये का 148% डायरेक्ट हमारा अमाउंट यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कर रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं में 80 के औसतन स्कोर से चाहिए। 4 को टोटल परीक्षा देना है और एवरेज 80 होना चाहिए, यानी कि टोटल इसका मार्क्स यहाँ से निकल जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 8 चौको 32 यानी 320 टोटल मार्क्स उसको लाना होगा पास होने के लिए। ये तो क्लियर हो गया ना कि जब एवरेज जो है इसका 4 है 80 है, तो 4 एग्जाम में 8 चौके 32 320 लाना होगा। अब ये कह रहा है ना कि उसने पहले के 3 परीक्षाओं में, यानी कि एक में 77 पाया है, अगला में 87 पाया है और अगला में 97 पाया है। ठीक, ये 3 परीक्षाओं का स्कोर उसका दिया हुआ है। तो कह रहा है कि उसे सफल होने के लिए चौथे में कितना मार्क्स पाना होगा, तो चौथा में हम मान लेते हैं x मार्क्स पा रहा है और इन चारों का योग क्या हो जाएगा 320 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन। 320 उसे पास होने के लिए चाहिए, एक में 77 एक में 87 एक में 97 और अगला पता नहीं है, तो जोड़ को घटा लेंगे सिंपल सा। तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 320 माइनस 7 7 14 7 3 21 2 हो जाएगा, 8 7 15 और 9 कितना हो जाएगा 24 और 2 26, यानी आप 261 घटा लीजिए तो यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 11 में से 6 हो जाएगा 5, यानी 59 मार्क्स उसे लाना होगा तभी जाकर वो पास होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, चलो अगला आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2614 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला है कि एक किताब का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, एक दुकानदार उस पर 10% का छूट देता है और उसके बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, तो किताब का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। देखिए एक बात आपको बोले थे कि फिक्स प्राइस पर, यानी कि जो अंकित मूल्य पर जो छूट हमें दुकानदार देता है छूट मिलेगा और ये उसका जो अंकित मूल्य पर छूट देगा तो ये इसका विक्रय मूल्य बच जाएगा। ठीक, और उसके बाद अगर क्रय मूल्य पर अपने वो क्रय मूल्य पर लाभ कमाता है, पर लाभ जो होगा ये भी उसका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य पर लाभ ले रहा है ये भी विक्रय मूल्य हो जाएगा और जो फिक्स प्राइस पर छूट देगा ये भी विक्रय मूल्य, दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। ये जो रिजल्ट निकलता है ना, इस रिजल्ट से बहुत क्वेश्चन बनता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत क्वेश्चन इससे बनता है। फिक्स प्राइस यहाँ ये दोनों में से ना 4 चीज हुआ ना, एक फिक्स प्राइस पर छूट देगा, क्रय मूल्य पे लाभ, तो इन चारों में से ना एक नहीं दिया रहता है, उसको पूछ लेता है, 3 दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे क्रय मूल्य हमें नहीं दिया हुआ है तो आराम से निकल जाएगा। देखिए अंकित मूल्य 1600 रुपया है, तो 1600 पे कितना परसेंट छूट दे रहा है 10%। जब 10% छूट देगा तो कितना में बेचेगा 90 में बेचेगा, बराबर। क्रय मूल्य पता नहीं है इस पे कितना लाभ हो रहा है, तो देख लीजिए तो लाभ हमें 20% हो रहा है अर्थात 120। दोनों और 100 है, प्रतिशत है, उसको हटा दिए, उसको हम लिए ही नहीं, डायरेक्ट कट जाएगा। तब बहुत आसान हो गया, यहाँ से कटा लेना है सिंपल। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 12 कम यहाँ कटा लेते हैं हम लोग, देखिए 6 से ही कटा लेते हैं,
6 दूना 12 और ये 15 छके 90 हो जाएगा। 2 से इसको कटा लेंगे तो 2 8 16 यानी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो यहाँ 15 8 120 हो जा रहा है, यानी कि 1200 रुपये जो हो जाएगा क्रैमुल हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। बात आप समझ गए होंगे। ये रिजल्ट बहुत काम का चीज़ है, इसे आप नोट करके लिख लीजिएगा कि फिक्स प्राइस पर छूट बराबर क्रैमुल पर लाभ या हानि होता है। ठीक, यहाँ लाभ हुआ था तो लाभ लेकर बनाए, हमारा क्रैमुल आराम से निकल गया 1200 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2615 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। बोला है कि एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से 5 साल के बाद जो ब्याज है वो 4260 रुपये निवेश की गई राशि। देखिए साधारण ब्याज है तो सिंपली सा हमें पता है कि 12% की दर से दे रहे हैं, तो 5 साल में हमें कितना ब्याज मिलेगा 60% मिलेगा। ठीक, ये तो मिलेगा ना, ESI निकल गया। और यही ब्याज रुपया में कितना है यहाँ से, तो 4260 रुपये है। ठीक, जब 60% का वैल्यू यहाँ से दे रहा है, 4260 रुपया दिया हुआ है, तो कह रहे हैं निवेश की गई राशि यानी प्रिंसिपल पूछा हुआ है। तो अभी आपको बताए थे कि प्रिंसिपल को हम हमेशा कितना लेते हैं 100% लेते हैं। ठीक, प्रिंसिपल हमेशा कितना होगा 100%। तो जब 60% का वैल्यू इतना दिया तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए एक एक नियम से। 42 60 बट्टा में 60 आ जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा। 100 का हमें वैल्यू निकालना है। देखिए कटा दीजिए, 0 से 0 कट गया, 6 7 42, 6 एकम 6, यानी कि 7100 रुपये जो हो जाएगा यहाँ से प्रिंसिपल निकल जाएगा। कितना हो जाएगा 7100 जो हो जाएगा हम लोग का प्रिंसिपल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है 7100 रुपया ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमने SI निकाल लिया, 12% की दर से 5 साल का 60% होगा। 60% का वैल्यू दिया है प्रिंसिपल, यानी कि हमें 100% का वैल्यू पूछ रहा था, जो कि 7100 रुपया है। ठीक, चलिए अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग बीच बीच में क्वेश्चन शेयर भी करते रहिए, जो भी है आपका वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक ट्रेन 42 मीटर पर सेकेंड की गति से एक सिग्नल को 12 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन। ये सिग्नल है, इसे ये ट्रेन पार कर रही है, यानी कि खुद की लंबाई को पार कर रही है। तो यहाँ जो दूरी लेंगे ना, ये खुद की लंबाई लेंगे। तो दूरी बराबर चाल होता है। चाल कितना है 42 मीटर पर सेकेंड है, और गुणे समय कितना ले रही है, तो यहाँ से समय लिए 12 सेकेंड का समय लिए। ठीक, तो यहाँ से दूरी बराबर चाल गुणे समय कर लेंगे, हमारा दूरी आराम से निकल जाएगा। और जब सिग्नल को किसी ट्रेन कोई सिग्नल को पार करती है, वहां से खुद की लंबाई को पार करती है, तो गुणा कर लीजिए, 12 दूना 24, 4 2 हो जाएगा, 12 चौक 48 और 2 50, यानी 504 मीटर जो हो जाएगा ना, वो ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। यहाँ से 504 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्लियर, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। किसी सिग्नल को पार करने में खुद की लंबाई को पार करती है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय कर लिए, उसका लंबाई 504 मीटर हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 2617 नंबर। आइए, बोला है कि एक ट्रेन को 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर से स्थित सिग्नल को पार करने में 36 सेकंड लगते हैं। अब यहाँ एक पुल को पार कर रही है, पुल को पार करने में 36, और यदि ट्रेन को पुल पार करने में 101 सेकंड का समय लगता है, देखिए 1 मिनट, सॉरी फिर से क्वेश्चन पढ़िए। एक ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में 36 सेकेंड और पुल को पार करने में 101 सेकेंड लगता है। अच्छा, अभी बताए थे कि सिग्नल को जब पार करेगी, यानी कि खुद की लंबाई को पार करेगी, और कितना देर में पार कर रही है 36 सेकेंड में। तो हम इसका चाल नहीं पता है, यहाँ मान लेते हैं चाल क्या है v है, तो यहाँ से L बराबर कितना हो जाएगा 36 भी हो जाएगा। इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं। और दूसरा कंडीशन में ये बोला है ना कि पुल को पार करती है। जब पुल को पार करती है ना, तो पुल की लंबाई प्लस खुद की लंबाई को पार करेगी। जैसे मान लीजिए ये पुल है और इसे ये पार कर रही है, तो देखिए दोनों को पार करेगी, तब बोलेंगे कि ये पार कर ली है ट्रेन। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब सिग्नल को पार करती है तो खुद की लंबाई को पार करती है, लेकिन जब पुल को पार करेगी तो पुल की लंबाई प्लस खुद की लंबाई दोनों को योगफल को पार करेगी। तो यहाँ पुल की लंबाई ले ली प्लस इसकी लंबाई हमारा कितना है, यहाँ से 36 भी आया हुआ है, और इसे पार करने में 101 सेकेंड का समय ले रही है। तो समय बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय, हम चाल गुणे समय यहाँ से कर लिए। ये बात क्लियर हुआ ना। ये दूसरा इक्वेशन अब सॉल्व कर लीजिए इसे आराम से, इसको हटाइए इक्वेशन। अब आराम से हम लोग घटा लेंगे। देखिए अब v का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए 101 में से 36 घटा लीजिए, तो 11 में से 6 हो गया, 5 हो जाएगा, यानी कि क्या 65v इज इक्वल टू 650 हो गया। यहाँ से v का वैल्यू हम लोग का 10 आ रहा है, तब इसमें रख देना है। लंबाई हमें निकालना था, तो 360 मीटर ट्रेन की लंबाई निकल जाएगा। बात क्लियर हुआ? फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए अगर 36 सेकेंड में खुद के लंबाई को पार कर रही है, यहाँ दूरी बराबर चाल गुणे समय हो गया। ठीक, चाल गुणे समय,
अब पुल को पार कर रही है तो पुल की लंबाई प्लस अपनी लंबाई दोनों को पार करेगी। 101 सेकेंड लग रहा है तो 4 गुणे समय कर लिए तो ये दूरी निकल गया। अब यहाँ से हमने v का वैल्यू, अगर v पूछता ना तो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता, लेकिन हमें लंबाई पूछा है तो इसमें रख लिए v के जगह, तो 360 मीटर लंबी ये ट्रेन हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में दिया है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बात क्लियर? ऐसा क्वेश्चन भी बहुत आया है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 18 बोला है कि 178 मीटर लंबे पुल के छोर पर एक सिग्नल को पार, देखिए सेम क्वेश्चन हुआ, सिग्नल को पार करने में 33 सेकेंड, यानी कि L इजकल टू यहाँ से 33 भी हो जाएगा, पहला मान लिए। अब कह रहे हैं कि 473 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, तो 473 पुल की लंबाई प्लस इसका 33 भी लंबाई, और इसको पार करने में कितना लग रहा है, 76 सेकेंड का लग रहा है, 76 सेकेंड, यानी कि 76 भी कर लेंगे। अब यहाँ से v का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो देखिए 6 में से 3 गया 3, यानी 43 भी इज इक्वल टू 473 आ जा रहा है, तो देखिए ये कट जाएगा, 11 अर्थ में कट जा रहा है, यानी कि v का वैल्यू जब 11 आ गया तो यहाँ 11 रख लेंगे, यानी कि लंबाई कितना निकल जाएगा, 11 तिया 33 3 और 11 तिया 33 और 3 36 हो जाएगा, यानी कि 363 मीटर जो हो जाएगा वो ट्रेन की लंबाई निकल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन वाला सेम क्वेश्चन, एक बस डिजिट यहाँ से चेंज किया हुआ है। ठीक, पहले हमने लंबाई निकाल लिया तो ये 33 भी हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि ट्रेन की लंबाई, पुल की लंबाई को पार करने में, तो पुल की लंबाई प्लस इसकी खुद की लंबाई कितना, 76 भी, तो यहाँ से चाल हमने निकाल लिया 11 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे रख लिए पहला में, तो हम 33 में 11 से गुणा कर लिए, 363 जो हो रहा है मीटर, 363 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जा रहा है। ठीक, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि x दिया हुआ है, x बराबर यहाँ से कह रहा है कि 0.732222 रिपीट कर रहा है। ठीक, अब कह रहा है कि अगर इसे हम, इसका अंश ज्ञात बोला है कि इसे हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक, इसको हमें क्या करना है, p/q के रूप में लिखना है। यहाँ बोला है कि x का एक अंश ज्ञात करें, नहीं वही बात बोला है कि हमें ये सिर्फ p/q के रूप में बदलना है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 0.73 और 2 पे रेकरिंग हो जाएगा। जो अंक रिपीट करता है उस पर हम बार लगा देते हैं, यही रेकरिंग हो जाता है। अब इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या होगा, तो पहले तो सभी संख्या लिख देंगे 732, और बोले थे कि जिस पे रेकरिंग नहीं रहता है, 73 पे रेकरिंग नहीं है, तो इसमें हमें 73 को घटा लेना होगा, और बट्टा जितना अंक पे रेकरिंग नहीं रहता है उसके लिए 9 हो जाता है, और जितना अंक पे रेकरिंग नहीं रहता है उसके बाद हम 0 लगा देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा, 12 में से 3 गया 9, और यहाँ बच गया 12 में से 7 जाएगा 5, और यहाँ 6 बच गया, 659/900 हो जा रहा है। तो देखिए कटाया नहीं है, इतना ही आंसर हो जाएगा, 659/900, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझे कि नहीं? नहीं समझे तो एक बार देखिए। ये तो हमने 2 का रिपीटेशन हो रहा था, 2 पे बार लगा लिए, यानी रेकरिंग लगा दिए। अब बताए थे कि रेकरिंग को जब भी हमें भिन्न में बदलना हो और कुछ अंक छोड़ दिए जाए, रेकरिंग नहीं रहे कुछ पर, तो पहले तो पूरी संख्या को लिख देंगे, लिख दिए हम 732। जितने अंक पे रेकरिंग नहीं है, 73 पे रेकरिंग नहीं है, तो 73 को हम घटा लेंगे इसमें से, और बट्टा जितना अंक पे रेकरिंग है उसके लिए हम 9 देंगे, और जितना पे नहीं है उसके लिए 0 लगा देंगे, यानी ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 659/900, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 20 नंबर देखिए, 2620 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए ग्राफ को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बोला है निम्नलिखित चार्ट का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर। 2001 और 2006 के बीच एक्स और वाई निर्मित वाहनों की संख्या दी गई है। एक्स और वाई में निर्मित वाहनों की संख्या दी गई है। कंपनी एक्स और कंपनी वाई के उत्पादन में सबसे कम अंतर किस वर्ष में था? देखिए ग्राफ देखकर ही आप बता सकते हैं। यहाँ से सबसे कम मार्जिन देखिए, एक्स जो नीचे वाला है यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट नीचे लिख दिया हुआ है कि एक्स का 34 है, 38 है, 46 है। इसका मतलब जो नीचे वाला लाइन है ना वो एक्स का दिया हुआ है, और जो ऊपर वाला लाइन है वाई का दिया हुआ है। तो दोनों लाइनों का गैपिंग देखिए कहाँ, किस वर्ष में सबसे कम गैपिंग है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे कम जो गैपिंग है 59 और 61 में है, जो 2004 में दिया हुआ है। 2004 में यहाँ से x का कितना हो जा रहा है, 59 हो जा रहा है, x का 59, और y का जो हो जा रहा है 61 हो जा रहा है। तो सबसे मिनिमम अंतर जो है यहीं पे है। और यहाँ पे आप लाइन को भी देख रहे हैं ग्राफ में भी, तो लाइन लग रहा है कि वहां पे जाकर सट गया, यानी कि सबसे करीब वहीं पहुंच गया है। किस वर्ष में? तो 2004 में। तो यही हम लोग का 2004 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 2004 में एक्स और वाई कंपनियों का जो
यहाँ पे दिया हुआ है डाटा, तो जो भी 1000 में वाहनों का निर्माण दिया गया है तो उस सबसे कम अंतर वहाँ था और बाकी सब में सबसे अधिक अंतर है। ठीक, सब में अधिक है सिर्फ 2004 में है 59 61, सबको घटाने की जरूरत नहीं है, ग्राफ देखकर ही आप समझ जाइएगा सबसे कम मार्जिन कहाँ पे है तो 2004 में, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 4 साल के बाद 4 साल की राशि का पता लगाएं, 4 साल के बाद 4 साल की राशि का पता लगाएं 13% साधारण ब्याज के दर पर। अच्छा, यहाँ से हमें पूछ रहा है ना कि अमाउंट निकालना है, 13% ब्याज के दर के तहत 4650 रुपये है, तो हमें ना 4 साल के बाद अमाउंट का पता लगाना है। साधारण ब्याज है तो सिंपल है, 13% रेट है और 4 वर्ष के लिए निकालना है, तो एसआई का प्रतिशत यहाँ से 13 चूँकि 52 हो जाएगा, तो अमाउंट अभी क्या बताए थे हम कि 152 हो जाएगा, तो हमें जो यहाँ राशि दिया हुआ है ना 4650 रुपये का हम 152% निकाल लेंगे, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 2 जीरो आ जाएगा, यही आपका क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा। तो देख लीजिए 1 जीरो से यहाँ 0 कट जाएगा, 5 से अगर कटा दे तो 5 दूना 10, 5 9 45, 1 बचा 5 3 15, ये 2 से कटा लीजिए, 2 7 14, 15 2 6 12, यानी कि 93 में हमें क्या करना है 76 से गुणा कर लेना है, 36 18, 9 6 54 और 1 55 हो जाएगा, 7 3 21 से 1 2 हो जाएगा और यहाँ हो जा रहा है 9 7 63 64 65 हो जा रहा है, यानी अब जोड़ लेंगे सिर्फ 8 6 10 0 7068 रुपये जो हो जा रहा है, 7068 रुपये इसका अमाउंट हो जाएगा 4 साल बाद, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, नहीं कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। बहुत आसान क्वेश्चन था, 13% की दर से 4 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 52%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 152, हमेशा 100 जुड़ जाएगा अमाउंट में, 100 प्लस होता है, तब 152% हम 4650 का निकाल लिए तो कितना आ जा रहा है 7068 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 नंबर बढ़िए आगे बोला है देखिए, सॉरी हाँ 22 नंबर कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका भुजा 90 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना समबाहु त्रिभुज, उसका एरिया क्या होता है, एरिया बराबर आपको पता होगा कि √3/4 होता है, तो बहुत आसान, देखिए √3/4 इंटू साइड कितना है 90 सेंटीमीटर है, तो 90 गुणे 90 यहाँ से कर लेंगे। ठीक, अब कटा दीजिए, देखिए ये 45 हो जाएगा, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 45 और ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब 45 का होल स्क्वायर करेंगे, 5 5 25 और 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी कि 20 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 20 25 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको 5 वाला अंत में स्क्वायर करना बताया है ना, कैसे देख लीजिए, सीख लीजिए अगर जिनको नहीं पता है। 65 का 35 का मान लीजिए हमको निकालना है 45 का, इसका वर्ग कैसे निकालते हैं स्क्वायर, तो अंतिम 2 डिजिट का स्क्वायर कर लीजिए, अंतिम 1 का 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 2 डिजिट लिख देंगे। अगर 3 डिजिट आ रहा है तो 3 डिजिट तो कभी आएगा नहीं, ये केवल 2 अंक के लिए है। अब 6 में 1 जोड़कर 7 हो जाएगा, तो फिर 7 को इसी से गुणा कर लेना है, यानी 7 6 42 हो जा रहा है। जैसे इसका स्क्वायर करना है तो 5 5 25, हमेशा लास्ट में 25 ही आएगा, और 3 में 1 जोड़े 4, फिर इसी से गुणा कर लेंगे, यानी 4 3 12 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करना होगा तो 5 5 25 और 4 में 1 जोड़े 5, फिर 5 चौको 20 से इसी से गुणा कर लीजिए, जो कि इतना हम डायरेक्ट लिख दिए थे। ठीक, तो यही लास्ट में 5 2 डिजिट तक नंबर है, तो ये आसानी से निकल जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बोला है x का वैल्यू निकालना है। देखिए आसान क्वेश्चन है, x का वैल्यू निकालना है, यहाँ से 632 माइनस x बराबर √150 माइनस √36। ठीक, हमें कह रहा है ना कि x का मान निकालिए। अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ से 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, ये 6 हो जाएगा, तो अब हम यहाँ से देख रहे हैं। अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ तो इसको हटा करके हम 6 लिख देते हैं, इसको हटा करके 6 लिख दिए, और ये दोनों और रूट है तो रूट खत्म हो जाएगा, दोनों और रूट से कैंसिल हो गया, तब यहाँ से कितना निकल जाएगा 632 माइनस x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा तो 144 हो जाएगा। ठीक, अब सिंपल ये इधर आकर घट जाएगा, देखिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 632 माइनस 144 हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा, फिर 12 में से 4 गया 8, और यहाँ कितना बच गया 5, 5 में से 1 जाएगा 4, यानी कि 488 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात तो समझ में आ गई होगी। ये यहाँ 36 था तो 36 का वर्गमूल 6, तो ये घटाएंगे, अब रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 144 निकल जा रहा है। अब घटा लिए हम लोग
632 में से 144 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आंसर हो जा रहा है। ठीक, चलिए अगला आइए 24 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है कि एक आयत की चौड़ाई 185 सेंटीमीटर है और इसकी जो त्रिज्या है ना, 1 मिनट सॉरी, त्रिज्या नहीं, यहाँ कर्ण रहना चाहिए, ठीक, विकर्ण रहना चाहिए, त्रिज्या मिस्टेक से लिखा हुआ, आप इसको सुधार लीजिएगा। तो इसे हमें परिधि निकालना हुआ है। देखिए परिधि यानी परिमाप निकालना है। एक आयत है, थोड़ा सा क्वेश्चन आप सुधार लीजिएगा। इसका चौड़ाई यहाँ से दिया हुआ है हमें 185 सेंटीमीटर दिया हुआ है और त्रिज्या नहीं, ये विकर्ण दिया गया है, डायगोनल दिया गया है कितना आपका यहाँ से विकर्ण 481 दिया हुआ है। ठीक, तो अब हमें कह रहे हैं ना कि इसका परिमाप निकालना है कि परिमाप क्या होगा। तो आयत का परिमाप P इजिकल टू क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यानी हमें यहाँ से b तो दिया है, लंबाई हमें निकालना है। और लंबाई कैसे निकाल लेंगे, देखिए तो एक कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर करके निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा। अब आपको कल भी ऐसा क्वेश्चन बनाए थे कि इसका ट्रिपलेट बना लीजिए। ट्रिपलेट बनाने के लिए देखते हैं कि ये किससे कट जा रहा है। देखिए तो ये 5 मिनट में कट जाना चाहिए। यहाँ से कितना से कट जा रहा है, 5 से अगर कटाते हैं इसको तो 5 × 15 हो जा रहा है और 5 × 7 = 35, यानी कि 37 × 5 आ रहा है। और इसको देखिए तो आपको यहाँ से 13 से कटाइए तो 13 × 39, 40, 41, 42, 43 हो जा रहा है और 13 × 7 = 91, 9 आ जा रहा है ना। तो देखिए ये इसको जब ब्रेक कर रहे हैं ना तो ये क्या आ जा रहा है आपका 37 × 13 आ जा रहा है। यहाँ से देखिए एक क्लू मिल गया आपको, ठीक, बहुत अच्छा क्लू मिला। ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 तो होगा ही होगा। ठीक, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है। और ये 37 गुना है, ये भी 37 गुना है, तो इसको भी अगर 37 से गुणा कर ले तो डायरेक्ट हमारा लंबाई यहाँ से निकल जाएगा। ये बात आ रहा है समझ में, नहीं आया? फिर से एक बार देखें, 37 × 5 में ब्रेक हुआ 185, 37 × 13 में ब्रेक हुआ 481। इसका मतलब जो यहाँ होगा वो 5, 12, 13 ट्रिपलेट बनता है। 5, 12, 13 जो है समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट बनता है। ये भी 37 गुना, ये भी 37 गुना, तो इसको भी 37 से गुणा करनी है, यानी कि लंबाई कितना हो जा रहा है 12 × 7 = 84, तो 4 हो जाएगा, हासिल 8 हो जाएगा, 12 × 3 = 36 और 8 कितना हो जाएगा 44, 8, 6, 14, 444 सेंटीमीटर यहाँ से लंबाई निकल गया। तब पेरीमीटर आराम से निकाल लेंगे, 2 × 444 प्लस 185 यहाँ से चौड़ाई दिया हुआ है। अब जोड़ लीजिए, 2 से गुणा कर लीजिए, 5, 4, 9, 8, 4, 12, 2 और 4, 1, 5, 1, 6 गुणा कर लीजिए, 9 दूना 18, 2 दूना 4, 1, 5, 6 दूना 12, 1, 13, यानी कि 1358 सेंटीमीटर जो हो जाएगा इसका परिधि निकल जाएगा। 1358, 1 मिनट रुक जाइए, सॉरी 1258 हो रहा है, कैरी यहाँ पे था ही नहीं। 9 दूना 18, 2 दूना 4, 5, 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी कि 1258 हो जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ से किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तो आप समझ गए होंगे ना, ये 5, 12, 13 का ट्रिपलेट, ऐसा क्वेश्चन बहुत आ चुका है अभी तक, 3-4 क्वेश्चन आ गया लगभग। 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है, सब 37 गुना, ये भी 37 गुना कर, लंबाई इतना निकल गया, तो परिमाप क्या होता है 2 × L + B हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बना रहे होंगे, उम्मीद करते हैं बना रहे होंगे, और आंसर भी आप लोग दे रहे हैं। ठीक, बहुत लोग, कुछ लोग हैं जो कॉन्शियस है अपने लाइफ के प्रति, बहुत लोग हैं जो कि लॉकडाउन में ना वो भी लॉकडाउन हो गए हैं, सोच रहे हैं कि पढ़ लिख करके क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए अभी आज कोरोना वायरस जो अपना प्रकोप फैलाया हुआ है, कल को अगर इसका वैक्सीन बन गया, कल को ठीक ठाक बन गया, तो कोरोना वायरस फिर भाग जाएगा। और जो लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं वो फिर क्या करेंगे, फिर अपना पढ़ना जीरो से शुरू करेंगे, तो फिर उनको दिक्कत होगा। इसीलिए बीच में आप छोड़िए नहीं, डेली का डेली प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिना प्रैक्टिस का कुछ होने वाला नहीं है। अभी प्रैक्टिस छोड़ दीजिएगा फिर सब कुछ भूल जाइएगा। अगर आज हम प्रैक्टिस करना छोड़ दें तो हम भी भूल जाएंगे, कोई भी भूल जाएंगे, इसीलिए प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आयत वाला तो देख लिया हम लोग, एक बॉक्स में 3:2:1 के अनुपात में एक पेन, पेंसिल और इरेजर है। ठीक, देखिए पेन है, पेंसिल है और यहाँ से इरेजर है। ठीक, इरेजर है, और इन दोनों के तीनों का रेशियो कितना दिया हुआ है, यहाँ बोला हमें 3:2:1 के रेशियो में दिया हुआ है। ठीक, अब हमें कह रहा है कि यदि पेन, पेंसिल और इरेजर की कीमत जो दिया हुआ, कीमत इसका 3 रुपये है, इसका 2 रुपये है और इसका भी 2 रुपये है। ठीक, ये हमें ये प्राइस दिया हुआ है एक इरेजर का। ठीक, तो अब बोला है यहाँ से कि अगर टोटल खर्च 540 आता है तो बॉक्स में पेन की संख्या हमें निकालना है, नंबर ऑफ पेन्स निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए यहाँ से
अगर 3 इसकी संख्या है, ये तो संख्या दिया ना, नंबर्स दिया हुआ है, संख्या का रेशियो यहाँ से दिया हुआ है, 3 संख्या है 3 रुपए का है तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, प्लस 2 संख्या 2 दूनी के 4 हो जाएगा, प्लस 1 संख्या 2 यानी 2 हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए, 9 4 13 और 2 15 आ जा रहे हैं। यानी इस 15 यूनिट का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में कितना रुपया हमें खर्च आता है, यहाँ से दिया हुआ है 540 रुपये आ जा रहा है। 15 यूनिट का जब वैल्यू यहाँ से 540 है तो हम इसे कटा देते हैं। देखिए तो कटा लीजिए, 15 तिया 45 और 9 बच जाएगा ना, 15 छक्के 90। 1 यूनिट का वैल्यू जब 36 निकल गया तो हमें पेन की संख्या देखिए, पेन का नंबर्स कितना है 3, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 36 त्याई 108 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी पेन की संख्या कितना है यहाँ से, तो 108 है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बात यहाँ से क्लियर, आपको समझ गए होंगे, फिर एक बार समझ लीजिए। 3 पेन, 3 तरीके 9 रुपया, 2 दूनी के 4 रुपया और 2 एकम 2, यानी कि 9 4 13 2 15। 15 यूनिट का वैल्यू 540, 1 यूनिट का 36। जिसकी संख्या पूछ रहा है उसके हम संख्या के रेशियो में रख लेंगे। पेन का पूछा हुआ है, 3 यूनिट का वैल्यू 108 पेन हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अगला ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर ग्राफ से रिलेटेड आ गया। देखिए ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें आप लोग। ठीक, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। वही ग्राफ है, 2001 से 2006 के बीच कंपनी X और Y द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या दी गई है। तो बोला है कि 2001 और 2002 में निर्मित कंपनी X के बीच अंतर क्या है, केवल X के बारे में पूछा हुआ है 2001 और 2002 में। तो आप देखिए 2001 में कंपनी X का जो कितना निर्माण हुआ है, तो देख लीजिए नीचे भी दिया हुआ है, 2001 में 34 निर्माण हुआ है, 2001 में 34, और 2002 में देख लीजिए कितना निर्माण हुआ है, तो नीचे भी X वाला दिया 38 निर्माण हुआ है। तो दोनों का यहाँ से अंतर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कितना का अंतर है यहाँ से, 2001 से 2002 में अंतर हमें पूछ रहा था, तो कितना है 4000 में है, तो 4 का अंतर है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सिंपल ग्राफ से दे करके हमें क्या करना था, 2001 और 2002 वाला दोनों को अंतर निकालना था। तो 38 में से 34 घटा देंगे, 4 हो जाएगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला ये 27 नंबर देखिए, 27 नंबर 26 और 27। दुकान में 204 में एक चीज खरीदी गई और 255 में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। अगर 204 में हम खरीद रहे हैं और 255 में बेच रहे हैं, ठीक, ये सेलिंग प्राइस है, तो हमें कितना का लाभ हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ से 51 रुपीज़ का लाभ हो रहा है। और प्रतिशत पूछा हुआ है ना कि प्रतिशत जो लाभ होगा वो कितना हो जाएगा, प्रतिशत लाभ इक्वल टू 51 लाभ किस पे हुआ है, 204 पे, और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 100 से गुना कर लेंगे। अब देखिए ये 4 में कट जा रहा है, और 4 से इसको जब कटाएंगे ना तो 25, यानी कि 25% का जो होगा यहाँ से लाभ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन। 51 लाभ हुआ, 204 पे 51 कितना परसेंट हुआ, तो यहाँ से 25% हो जा रहा है, यही हम लोग का आंसर हो जा रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बोला है हमें कि समांतर चतुर्भुज वाले एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण, अच्छा समांतर चतुर्भुज वाले एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण 85 सेंटीमीटर और 86। देखिए यहाँ पे कुछ एरर किया हुआ है, सम चतुर्भुज का हमें निकालना है, सम चतुर्भुज का एरिया निकालना है। रोम्बस होगा ये, यहाँ लिखने में गलत कर दिया है। तो रोम्बस का एरिया आपको पता होगा, बताए थे कल भी कि रोम्बस का जो एरिया होता है ना 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। इसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक, जहाँ समांतर लिखा है ना उसे सम चतुर्भुज बना लेना है। तो इसके दोनों विकर्ण दिया हुआ है, तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 हो जाता है। तो 1/2 इंटू देखिए D1 क्या दिया हुआ है यहाँ से, तो D1 85 दिया हुआ है और D2 86 दिया हुआ है। अब देख लीजिए, कटा दीजिए, 2 से कटाएंगे 43 हो जाएगा, यानी कि 85 में हमें 43 से गुना कर लेना होगा। ठीक, तो 5 3 15 और 8 3 24 से 25 हो जा रहा है, 4 3 12 2 और 8 चौक 32 और 2 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए 5 7 6 और 3675 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 3675 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 3675 आ रहा है। एक मिनट देखिए, तो 3675 जो कि ऑप्शन नहीं दिया हुआ, कुछ गलत हो रहा है क्या, 85 2 चौके 8 3 हो जाएगा ना, 5 3 15 1 हो जाएगा, 8 3 24 1 25, 5 चौके 20, ओहो गलत हो गया यहाँ पे, यहाँ 5 चौके 20 होगा ना, 0 2 और 8 चौके 32, यहाँ पे 5 आ जा रहा है, यानी कि 3655 हो जाएगा। हम लोग का गलत हो गया यहाँ से 3655 हो जाएगा, गुणा में मिस्टेक हो गया तो थोड़ा 3655 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर,
कोई दिक्कत नहीं। 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है, हम लोग सॉल्व कर लिए तो यहाँ से हम लोग का आंसर आ जा रहा है। ठीक, कितना 3655 आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला ये 29 नंबर देखिए, 29 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 29 बोला हुआ है कि एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में हम बांट रहे हैं। ठीक, 6:5 के अनुपात बांट रहे हैं दो भागों में। यदि पहला भाग 228 है तो कुल राशि निकालना है। देखिए यहाँ रेशियो में पहला भाग 6 है, यानी इस 6 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ से 228 रुपीज़ दिया हुआ है। ठीक, तो हमें बोला ना कि टोटल राशि, टोटल मतलब 6, 5, 11 यूनिट का वैल्यू हमें निकाल लेना है। तो अगर 6 यूनिट का वैल्यू 228 है तो यहाँ से कटा देंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू 36, 18, 6, 8, 48 यानी 38 निकल जा रहा है। तो हमें टोटल यानी कि 6, 5, 11 यूनिट का, तो 11 गुणे 38 हो जाएगा, 11, 8, 88, 8, 11, 3, 33 और 8 कितना हो जाएगा 41, यानी कि 418 जो रुपया हो जाएगा टोटल राशि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, एक यहाँ पूछा हुआ था हमें ना कि अगर पहला राशि यानी 6 यूनिट का वैल्यू 228 तो टोटल हमें निकाल लेना था 6, 5, 11 का 418 हो जा रहा है। अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक बॉक्स में 125 डिटर्जेंट साबुन हैं जिसमें से 65 का सेवन किया जाता है, तो डिटर्जेंट साबुन का कितना प्रतिशत बॉक्स में बचा हुआ है। देखिए हम अगर 125 में से 65 जो है यूज कर चुके हैं। ठीक, 125 मेरे पास टोटल था, ये टोटल है और हमने यूज इसे कर लिया। ठीक, कितना 65, तो बोल रहा है कि कितना बचा हुआ है, बचा हुआ हमें प्रतिशत में निकालना है। देखिए सिंपल क्वेश्चन, घटा दीजिए इसका कितना बचा हुआ है, यहाँ से 60 बचा हुआ है और परसेंटेज में निकालना है तो टोटल 125 नीचे आ जाएगा और प्रतिशत के लिए हम इसे क्या करेंगे 100 से गुना कर लेंगे। 25 5 25 चौके हो जाएगा, 5 से कटा लीजिए 12, यानी कि 12 चौके 48% जो है अभी भी उसमें 100 बचा हुआ है, यानी कि 48%। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ से बचा हुआ 60 था तो 60 125 का कितना परसेंट था, तो 48%, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ से दिया हुआ है हम लोग का बी में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला बोडमास रूल दिया हुआ है, देखिए इसे हमें यहाँ से 83 माइनस 46 माइनस 110 भागे 10, यहाँ भाग का साइन दिया हुआ है, भागे 10 माइनस 20, यहाँ दिया है माइनस 20 माइनस 144 भागे 12 और यहाँ से क्या दिया है फिर भागे 8 दिया हुआ है। ठीक, और हमें पूछ रहा है ना यहाँ से इसका वैल्यू निकालना है। ठीक, एक्चुअली में देखिए ये इसको आप मझौला कोष्ठक बना दीजिए। ठीक, इसको मझौला कोष्ठक, 2 छोटा कोष्ठक दे दिया है, इसको हमने कर्ली ब्रैकेट बना दिया। ठीक, तो सबसे पहला अब काम, सॉरी ये तो छोटा ही ना रहेगा, ये कर्ली ब्रैकेट बन जाएगा। ठीक, सबसे पहले हमें छोटा ब्रैकेट को तोड़ना होगा इसे। ठीक, छोटा ब्रैकेट को तोड़ना होगा तो यहाँ सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे तो ये 12 बन जाएगा। ठीक, ये 12 बन जाएगा और 20 में से 12 जाएगा, यानी इतना का वैल्यू हमें 8 प्राप्त हो गया। ठीक, अब कर्ली ब्रैकेट को तोड़ लीजिए, तो कर्ली ब्रैकेट में यहाँ भाग देंगे कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। ठीक, 11 हो जाएगा, यहाँ से 11 माइनस का चिन्ह है, माइनस दे दिए। अब यहाँ भी 8 में 8 से भाग देंगे, देखिए ये भी भाग का क्रिया है, तो पहले 8 में 8 से भाग देंगे, 1 हो जाएगा, यानी यहाँ तक हमारा जो निकल गया ना वो कितना निकल गया 10 निकल गया। तो अब आसान है, यहाँ से 83 माइनस 46 में से 10 चला जाएगा 36 हो जाएगा। अब 83 में से 36 घटा लीजिए, 13 में से 6 जाएगा 7 और यहाँ बचेगा कितना 7, 7 में से 3 गया 4, यानी 47 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से सिंपल क्वेश्चन हो गया था हमें। सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट का काम किए तो इसमें भी 12 से 12 भाग दिए, 8 आ गया। अब कर्ली ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है तो इसको भाग दिए 11 और इधर भी भाग देना था तो 8, इसका वैल्यू 8 आया था ना, तो 8 में 8 से भाग दिए 1 हो गया, यानी यहाँ तक 10 आ गया। 46 में 10 घटाए 36, 83 में से 36 गया 47 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हम लोग का। अगला जो है 32 नंबर क्वेश्चन बोला है, देखिए ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित चार्ट का अध्ययन करें और फिर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक, हमें इस चार्ट को देखना है और उसका उत्तर देना है। 2000 देखिए यही वाला जो पाई अभी दिया हुआ था चार्ट, वही वाला रिलेटेड आ रहा है ग्राफ से। 2001 से 2006 के बीच एक्स और वाई द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या 1000 में दी गई है। तो दिए गए वर्षों के लिए दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन में अंतर निकालना है। हमें टोटल उत्पादन का अंतर निकालना है दोनों में, यानी एक्स का भी और वाई का भी टोटल का जो वैल्यू है ना उससे जोड़ करके उसका डिफरेंस निकालना है।
देखिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, नीचे भी लिखा हुआ है, ग्राफ के नीचे भी लिखा हुआ है, सबको जोड़ करके दोनों को घटा दीजिए। तो देखिए जोड़ दीजिए, 34, 38, 46, 59, 24 है एक्स वाला, तो एक्स वाला जोड़ लेते हैं। 8 4 12 और 6 18, 18 9 27, 27 और 4 31 और 1 कितना हो जाएगा 32, 32 कर दो कैरी 3 हो गया, 3 3 6 3 9 4 13 और 5 कितना हो जाएगा 13 5 18 और 2 20 और 3 23 हो जा रहा है, यानी कि 232 हो जा रहा है एक्स का। वाई वाला जोड़ लेते हैं, 4 2 6 2 8 1 9 1 10 6 16 1 हो जाएगा हासिल, 5 5 10 6 16 6 22 हो जाएगा, 22 और 5 27 और 5 32 1 33 हो जा रहा है। ठीक, इतना हो जा रहा है। तो दोनों का हमें अंतर कर लेना है, तो ये नीचे जो अधिक रहेगा उसी में से घटाएंगे ना, तो 6 में से 2 गया 4, 3 3 0 और यहाँ से 1 हो जा रहा है, अर्थात दोनों में अंतर जो हो जा रहा है ना 104,000 में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, तो ये आसान ग्राफ था, हमें x वाला और y वाला दोनों को जोड़ करके और y में से x को घटा देना था, यानी कितना हो जाएगा, तो b हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 104,000 है। ठीक, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, 33 क्या कह रहे हैं। 33 में बोला है कि एक किताब पर मुद्रित वस्तु 37,000 रुपया है, एक स्वेटर एनी पर 10% की छूट प्राप्त होती है। ठीक, यदि वो अभी भी 20% लाभ कमाता है तो पुस्तक, वही चीज़ आ गया। ठीक, अभी जो बताए थे कि फिक्स प्राइस पर छूट, ये वाला बात बताए थे कि फिक्स प्राइस पर छूट, तो देखिए डायरेक्ट बनाते हैं, फिक्स प्राइस पर छूट बराबर क्रय मूल्य पर लाभ है हानि, आपको बोले थे। तो फिक्स प्राइस यहाँ 3700 दिया हुआ है, तो इस पर कितना का छूट मिला है 10, तो 90 बराबर क्रय मूल्य नहीं पता है। देखिए डायरेक्ट की बात आपको पता रहे तो कितना जल्दी बना दीजिएगा, 120%। यहाँ 0 से 0 कटा लिए, 3 3 के 9, 3 4 के 12 हो जा रहा है, 4 से कटा लिए, 4 8 32, 4 9 36 हो जा रहा है ना, 36 1 37 हो जाएगा, यानी 4 दूना 8, 4 5 20, गुणा कर लीजिए, 5 3 15, उसके बाद से 3 दूना 6 1 7 और 29 27, 2775 रुपया जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। बात क्लियर, समझ गए होंगे, स्पष्ट, सिंपल, फिक्स प्राइस पर छूट बराबर क्रय मूल्य पर लाभ या हानि कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 34 नंबर ये बोला है कि दो नंबर का एलसीएम, देखिए एलसीएम यहाँ से 171 दिया है और एचसीएफ 19 दिया है, यदि उनमें से एक संख्या 19 है तो दूसरी संख्या, बहुत आसान क्वेश्चन, 171 क्या बोले थे, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एक एलसीएम 171 गुणे एचसीएफ 19 है बराबर पहली संख्या अगर 19 है तो दूसरी संख्या हमें नहीं पता है, ये बात बताए थे, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये इससे कट गया, यानी कि दूसरी संख्या क्या मिल जाएगा हमें 171 हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है इधर। ठीक, 35 देखिए, 35 क्या कह रहा है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत 652 से बढ़कर 815 हो जा रहा है, 652 से बढ़कर 815 रुपया हो गया है, तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत खपत को कम किया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की गई राशि समान बनी रहे। तो देखिए कितना बढ़ा है उतना ही ना हमें कम करना होगा, तो जितना बढ़ा है नहीं घटा दीजिए, 5 में से 2 जाएगा 3 और 11 में से 5 चला जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जा रहा है, 163 बढ़ा हुआ है किस पे, और ये बोला है ना कि कितना प्रतिशत कम किया जाना है, ये नहीं पूछा है कि वृद्धि कितना हुआ है, ये पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत कम करना है, तो कम हम इसी में करेंगे, बड़ा वाला में कम करते हैं, तो 163 कम करना है किस पे 815 में, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे। तब देखिए इसको, देखिए 16 25 80, 5 मिनट में कट जा रहा है, देखिए 5 3 15 और 16 25 80 हो जा रहा है, 1 81, यानी फिर 5 से इसको कटा देंगे तो 20% का हमें कमी करना होगा, तब जाकर खर्च क्या होगा बैलेंस हो जाएगा। ठीक, जितना खर्च पहले था उतना ही था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे, 652 था अब जो है 815 हो गया, कितना हमें कम करना होगा 163, और जब भी कम की बात करें ना तो नीचे बड़ा वाला मान हो जाएगा, 815 प्रतिशत के लिए हम 100 कर लिए, ऑप्शन नंबर बी हो 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 में आइए, 36 देखिए क्या कह रहा है, बोला है कि राज्य में 11 क्रिकेटर टीम का औसत जो है 100, देखिए 11 क्रिकेट टीम है और इसका औसत वजन कितना है, औसत 100 kg है। ठीक, 100 kg। अब कह रहा है जब कोच को भी जोड़ लिया जाता है तो औसत 1 kg बढ़ जाता है, जब इसमें कोच को मिला रहे हैं तो अब संख्या कितना हो जा रहा है 12, और औसत भी 1 kg बढ़कर 101 kg हो जा रहा है। ठीक, ये बात हमें बोला हुआ है। तो अब यहाँ से कह रहे हैं ना कि कोच का जो है वेट हमें निकालना है कि कोच का वजन कितना होगा। ठीक, तो कोच का देखिए बोला है हमें कि जब कोच को जोड़ लिया था, यहाँ सोफे का वजन कर लिया, सोफा नहीं कोच होगा,
सोफा यहाँ गलत से दे दिया है। कोच का वजन कितना होगा यहाँ से कोच का, तो देखिए एक बात आप ध्यान रखिए कि जब 12 खिलाड़ी का औसत यहाँ से 101 है, इसका मतलब कोच भी 101 का तो होगा ही होगा, और इसके आने की वजह से 1 केजी की वृद्धि हो रही है, और वो भी किस में, तो 11 खिलाड़ी में 1-1 केजी की वृद्धि हो रही है। तो कितने केजी की वृद्धि हो गई, तो 11 कम 11 की वृद्धि हो जा रही है, यानी कि ये 11 ये ज्यादा लेकर आया हुआ है। तो इसका जो वेट हो जाएगा कितना हो जाएगा, 100 जो हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक। 112 केजी का जो हो जाएगा कोच हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वेटेड हो जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा, ठीक। बात क्लियर हुआ ना, कोई दिक्कत है यहाँ से। 11 खिलाड़ी का औसत वजन, ये पहले के खिलाड़ी होंगे, ठीक, अभी वाले खिलाड़ी नहीं, बहुत फिटनेस अभी बरकरार है सब लोग का, ठीक। तो यहाँ से 100 केजी है। अब कह रहा है कि अगर एक कोच को भी शामिल कर रहे हैं तो एक कोच को के आने से 1 केजी बढ़ जा रहा है, इसका मतलब 101 हो जा रहा है, और 101 हो जा रहा है, और एक केजी 11 में बढ़ रहा है, यानी कि 11 और बढ़ रहा है, अर्थात कोच कितना लेकर आया है, तो 112 केजी, ठीक। 112 केजी के कोच है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 देखिए 37 क्या कह रहा है, 37 नंबर हमें बोला हुआ है कि 7 संख्याओं का औसत 143 है, एक संख्या में कटौती करने के बाद औसत समान रहता है, तो जो कटौती की गई वो संख्या क्या है, क्या बताए थे कि 7 संख्या का औसत भी 143 है, और जब 1 हटाते हैं तो 6 का भी औसत भी 143 हो जा रहा है, यानी निकाली गई संख्या क्या है हमारा 147 है, 143 ही है, उसी को हम निकाले हैं। सिंपल गुणा करके घटाएंगे वही बात आ जाएगा। 143 में 7 से करें, 143 में 6 से, और दोनों को घटाए तो 143 ही आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन ऐसा। चलिए अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या बोला है, 38 नंबर 38, 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाला एक ट्रेन 12 सेकंड में एक सिग्नल को पार करता है, तो ट्रेन की लंबाई देखिए, फिर ट्रेन वाला आ गया, जब सिग्नल को पार करेगा तो खुद की लंबाई को पार करेगा, तो दूरी बराबर चाल कितना है इसका, तो चाल यहाँ से 45 दिया हुआ है, और कितना समय ले रहा है 12 मिनट का समय ले रहा है, 12 सेकेंड का, ठीक। तो ये लंबाई निकल जाएगा मीटर में, कितना हो जाएगा 12 25 60 0 6 12 चौक 48, और 6 कितना हो जाएगा 54, यानी 540 मीटर जो है ट्रेन लंबी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जा रहा है, जब ट्रेन सिग्नल को पार करेगी तो अपनी ही लंबाई को पार करेगी, तो चाल इसका 45 है और समय 12 सेकंड ले रही है, दोनों गुणा करें तो ऑप्शन नंबर 540 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है ये 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 क्या कह रहा है यहाँ से, 39 में ना ये फिर से आ गया आपका रूट वाला, हमें निकालना है। रूट अंडर 65 माइनस, फिर रूट अंडर यहाँ कितना है, रूट के अंदर रूट दिया है, रूट अंडर 270 माइनस रूट अंडर 188 प्लस रूट अंडर 64। क्या बताए थे आपको कि इसको कहाँ से सॉल्व करेंगे, राइट साइड से सॉल्व करेंगे, दाहिने साइड से इधर से सॉल्व करते हुए आएंगे। इसका 8 हो जाएगा, तो जब 8 इसमें जोड़ेंगे तो 8 कितना हो जाएगा, 8 8 16 196 हो जा रहा है। 196 का वर्गमूल कितना होता है 14, इसका मतलब इसमें से 14 घटा दीजिए, तो 14 घटाएंगे तो देखिए 10 में से 4 गया 6, और यहाँ कितना बच गया आपका, तो 6 में से 1 256 आ रहा है, तो 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ से 256 का वर्गमूल 16 हो जा रहा है, 16 हो जाएगा। तब इसमें से 16 जब घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जा रहा है 4, यानी 49 का वर्गमूल 7 हो जा रहा है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। 7 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है, ठीक। बात आप समझ गए होंगे, दाहिने साइड से सॉल्व करते हुए आएंगे। इसका 8 हुआ, 8 इसमें जोड़े 196 का वर्गमूल 14, 14 इसमें से घटाए 256, इसका वर्गमूल 16, 16 इसमें से घटाए 49, 49 का वर्गमूल 7, लास्ट में हम लोग का 7 जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है। ऐसा तो क्वेश्चन आया हुआ था। पहला है 75 902, दूसरा ऑप्शन है यहाँ से 75 912, 75 यहाँ 75 806 दिया हुआ है, 75 806 दिया हुआ है, और अगला है 75 808। कह रहा है ना कि कौन सी संख्या जो है 12 का मतलब क्या हुआ,
4 से और 3 से दोनों से कटना चाहिए। तो 4 वाला आसान है चेक करना, अंतिम संख्या 4 से, अंतिम 2 संख्या 4 से कटना चाहिए। नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा। ये कट रहा है, कट सकता है। ये जो है 4 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कटेगा। ये कट रहा है, ये भी कट जाएगा। 2 संख्या अब आ गया, या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। तो 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो देखिए 9 कट जा रहा है, 2 3 कट रहा है, 7 5 12, अर्थात यही वाली संख्या हो जाएगी। जो बी नंबर हो जाएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 75912 हो जाएगा। कैसे हुआ? 4 से भी कटना चाहिए, तो 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक कट रहा है, और 3 से कटने का विभाजता का रूल, अंकों का योग जो है 3 से, तो ये 9 तो कट ही जा रहा है, 7 5 12 ये भी कट जा रहा है, और 1 2 3 हो जा रहा है, ये भी कट रहा है। अर्थात ये 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो 12 से भी कटेगा। ठीक, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, नहीं कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? और हम लोग क्वेश्चन कर ले रहे हैं, अभी टाइम बचा हुआ है हम लोग का, तो और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक, जितना क्वेश्चन हो सके कर लेते हैं, और 8-10 क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात। देखिए अल्फा बीटा नाम भी आ गया आपका यहाँ से, तो बोला है अल्फा बीटा के एज का रेशियो जो है 2:5 दिया हुआ है। ठीक, यदि उनकी उम्र का योग यहाँ पे छूट गया है, यदि उनकी उम्र का योग जो है 231, आप उसको बना लीजिएगा। 231 उम्र का योग दिया हुआ है, यानी कि 5 2 7, 7 का वैल्यू यहाँ से 231 दिया हुआ है। तो कह रहा है अंतर क्या होगा, तो दोनों का बीच का अंतर देखिए 3 यूनिट हो जा रहा है, यानी 3 यूनिट का हमें वैल्यू निकाल लेना है। उम्र का योग यानी कि 5 2 7, 7 यूनिट का वैल्यू अगर यहाँ से 231 है, तो 1 यूनिट का 7 से कटा लीजिए, 7 3 के 21, 7 3 के 21, 1 यूनिट का वैल्यू 3 हो गया, तो 3 यूनिट का वैल्यू 33 99 वर्ष हो जाएगा। यानी दोनों के उम्रों के वर्षों का योग कितना हो जा रहा है, यहाँ से 99 वर्ष हो जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, बी हो जाएगा। ठीक, अल्फा और बीटा के देखिए एज का और सम भी कितना दिया है, 231 दिया हुआ है। तो ये इससे पता चल रहा है कि ये मनुष्य का योग नहीं है, कोई जानवर वगैरह होगा अल्फा बीटा। चलिए आगे आइए, कुछ भी हो बस हमें आंसर से मतलब था। देखिए फिर से समझ लीजिए, योग मतलब 7, 7 का वैल्यू 231, हमें अंतर मतलब 3, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 33, तो 3 का वैल्यू 99 आ जाएगा। अगला ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अब देखिए ये कह रहे हैं ना कि अगर 9 से हम भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचना चाहिए ना, अवशिष्ट मतलब शेषफल होता है 3 5 8 3 9। बोला अगर इसे हम 9 से भाग देना तो शेषफल क्या होगा, डिजिट सम मेथड आपको बताए थे। 9 से ये कट रहा है तो ये हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ से 8 5 13 और 3 16 और 3 कितना हो जा रहा है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से क्या कर लेते हैं, 8 हो गया ना। अब इसमें भी 9 से कटने वाला देख लेते हैं, तो 8 3 11 12 13 11 और 5 कितना हो जाता है, यहाँ से 16 हो जाएगा। 9 से कटने वाला नहीं है, तो आप इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जा रहा है 8 5 13 और 6 यानी 19 आ जा रहा है। और 19 का डिजिट सम कितना हो जा रहा है, 9 1 10, इसका मतलब 10 का डिजिट सम कितना हुआ, 1 आ गया। तो 1 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 1। डिजिट सम मेथड बहुत आसान है आपका, फिर से एक बार समझिए, आप नहीं समझे होंगे। देखिए ये तो 9 तो कट रहा है, 9 को हटा देते हैं। अब इन सभी डिजिटों को जोड़िए, 5 3 8 8 16 और 3 19 आ जा रहा है। और 19 का डिजिट को जोड़ेंगे तो 9 1 कितना आ गया 10, और 10 के डिजिट को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, अर्थात इसका जो रिमाइंडर होगा ना 1 बचेगा हम लोग का। बात क्लियर। अब इसको 9 से आप भाग देकर नहीं देखेंगे, 9 से भाग देंगे तब भी यही बचेगा, यानी आंसर नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डिजिट सम मेथड। पहले जोड़े 19, 19 के डिजिट को जोड़े 10, 10 का भी डिजिट वो हमें इकाई अंक में ला लेना है, सबसे मिनिमम कर लेना, यानी 9 से छोटा ही आएगा हमेशा। ठीक, तो एक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला ये 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 43 की ओर बढ़ते हैं, क्या बोला है देखिए, कह रहा है कि एक प्रतियोगिता जीतने के लिए जर्मिलन को 4 परीक्षाओं में औसतन 80 अंक चाहिए, यानी कि इनका कुल योग इसे कितना चाहेगा, 80 चौके 320 चाहिए इसे। ठीक, अभी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। 4 परीक्षाओं में औसतन 80 यानी 8 चौके 32, 320 चाहिए। और इन्होंने 3 एग्जाम में, एक में 81 लाए हैं, एक में 77 लाए हैं, और एक में कितना लाए हैं, 73 लाए हैं। और आखिरी में क्या लाए हैं, बोला हुआ अंतिम में क्या लाए कि पास हो जाए। इसका मतलब इस सबको जोड़ करके इनका 320 पुराना है, तभी जाकर ये पास होंगे। तब सिंपल क्वेश्चन हो गया। एक्स पाने के लिए हम क्या करेंगे, 320 में से इन सबको जोड़कर घटा लेंगे, तो 320 माइनस 7 3 10 1 11 1 हो जाएगा, 8 7 15 और 7 कितना हो जाएगा 22 और 1 23 हो जाएगा, यानी कि 231 आप घटा लेंगे यहाँ से, तो ये 10 में से 1 गया 9,
यहाँ बचा 11 में से 3 जाएगा 8 हो जाएगा और ये कट जा रहा है, यानी 89 नंबर इन्हें लाना होगा। आखिरी वाला में जो कितना लाना होगा 89 नंबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन हो गया, ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग देखे थे। ठीक, चलिए अगला आइए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है यदि किसी संख्या का 80% में से 75% का 67% का में से इतना परसेंट जो है 6343 के बराबर है, तो इसका देखिए कोई संख्या x है और इसका 80% मतलब बताए थे ना उस दिन, 80% मतलब 80/100 यानी 20 चौक 80, 20 25 100 हो जाएगा, यानी इसका 4/5 कर लिए गुणे। अब यहाँ अगला बोला है 75%, तो 75/100 हो जाएगा, 25 थे 75, 25 चौक 100 यानी 3/4 कर लिए गुणे। अब इसको भी आपको बताया था कि ये 6.667 होता है, इसका मतलब होता है 2/3, 200/3%। ये 200 में 3 से भाग देंगे तभी आएगा, तो 200/3 को प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे 2 0 हो जाएगा, यानी कि 2/3 आ जा रहा है ये। ठीक, और इसका भी दिया हुआ है और कितना 25%, तो 25% तो 1/4 होता है, और ये कितना के बराबर है तो 6343 के बराबर है। ठीक, ये 6343 के बराबर है। तो हमें x का 40% पूछ रहा है, तो पहले x निकाल लेते हैं, उसका 40% आराम से निकाल लेंगे। इन सभी को हमने पहले फ्रैक्शन में बदल लिया, तो 80% का वैल्यू 4/5 और 75 का 3/5, ये आपका 66.677 2/3 हो जाता है, 25 का 1/। अब घटा लीजिए यहाँ से, देखिए 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ से 2 दूनी के 4 यानी ये 5 दूना 10 नीचे आ जा रहा है, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा तो 6 3 4 3 और 0 हो जाएगा। और इसका हमें 40% निकाल लेना है, 40/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से गुणा कर लिए, 4 3 12, 4 चौको 16, 1 17 हो जाएगा, 4 3 12, 6 चौको 24, 1 25, यानी कि 25,272 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 25,272 यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 मिनट कुछ गलत हो रहा है क्या, 4 3 12, 4 चौको 16, 1 17 और 4 3 12, 1 13 छूट गया है क्या, हासिल है 25,372 होगा, 200 नहीं होगा, 25,372 हो जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी नहीं होगा, गलती से मिस्टेक गुणा हो गलत हो गया था यहाँ से। 25,372 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला आइए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 45 बोला हुआ है यहाँ से कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 4/12 दिया है, तो एरिया पूछ रहा है, अभी आया हुआ था, एरिया बराबर 1/2 इंटू D1 इंटू D2 हो जाएगा। ठीक, तो निकाल लीजिए, 1/2 इंटू 4 इंटू 12 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 यानी 12 दूना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन तो पूछना ही नहीं है। नेक्स्ट आइए 46 नंबर क्या कह रहा है। 46 कह रहा है यहाँ से कि एक चतुर्भुज के किनारे यानी कि भुजा का रेशियो दिया हुआ है 2:3:4:5 दिया हुआ है, किनारा मतलब भुजा, और इनका रेशियो 2 3 4 5 का दिया हुआ है। तो हमें कह रहा है यहाँ से कि अगर इसका परिमाप 532 है तो सबसे छोटी भुजा निकालना है। परिमाप मतलब सबको जोड़ दीजिए, 3 2 5 5 10 7 14 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना दिया हुआ है 532 दिया हुआ है। ठीक, परिमाप मतलब सभी भुजा को जोड़ लिए तो 14 या 14 यूनिट का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है कितना 532। तो हमें यहाँ कह रहे हैं ना क्या निकालना है, तो सबसे छोटी भुजा निकालना है। सबसे छोटी भुजा 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का वैल्यू हमें निकाल लेना है। तो देखिए बताए थे ना कि यहाँ अगर ये इसका 7 से भाग देते हैं तो प्राप्त हो रहा है, तो इसको भी 7 से भाग देंगे। 7 7 49, 50 51, 52 53, 7 6 42, यानी कि जो हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा 76, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे। 14 यूनिट का वैल्यू 532, तो एक एक नियम से भी निकाल सकते हैं, और ये इसका 7वां हिस्सा है तो इधर भी 7 से भाग दे दिए, यानी कि 76 आ जा रहा है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 47 देख लीजिए। 47 कह रहा है कि जब एक आइटम को 391 में बेचा जाता है तो 15% का नुकसान होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य। अच्छा 15% नुकसान का मतलब ये 85%, 100 में से हम 15 घटा देंगे, तो 85% का वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है 391 दिया हुआ है। ठीक, तो हमें पूछ रहा है ना क्रैमूल, क्रैमूल हमेशा 100% होता है, तो 100% का वैल्यू पूछ रहा है। 391/85 गुणे 100 कर लेते हैं। ठीक, देखिए 17 से कट जाना चाहिए, 17 दूना 34, 5 बचा, हाँ कट जा रहा है, 17 दूना 34, 17 ते 51, और ये 17 पचे 85, 5 से कटा दिए, 5 दूना 10, यानी 23 दूना 46, 460 रुपया जो हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
48 आई। आसान क्वेश्चन था। 15% नुकसान यानी कि 85 का वैल्यू दिया हुआ था। क्रैमल यानी 100 का पूछ रहा था, तो 100 का वैल्यू कितना हो जा रहा है? 460 हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है। अगला आइए, दुकानदार ने 390 में एक चीज़ खरीदा और 312 में बेच दिया। 390 में खरीद रहा है और 312 में बेच रहा है, यानी कि इसे नुकसान होगा। कितने का नुकसान हुआ? तो वही प्रतिशत में पूछा है कि कितने परसेंट का नुकसान हुआ है। तो घटा लीजिए, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना 8 में से 1 गया 7। 78 का नुकसान हुआ है किस पे? 390 पे। प्रतिशत के लिए हम इसे 100 से गुणा कर लेंगे। 0 से 0 हो जाएगा। 39 दूना 78 यानी 20% का जो है इसको क्या होगा? नुकसान होगा। ये 20% हानि हो जाएगा। यहाँ से हानि हो रहा था क्योंकि विक्रय मूल्य ही इसका कम था क्रय मूल्य से। ठीक, बात क्लियर। 390 में खरीदा, 312 में बेचा, 78 रुपये की हानि, और प्रतिशत हानि यानी कि 78 390 का कितना परसेंट है? 20% हो जाएगा। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आइए, 49 देखिए, 2649 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? यहाँ से बोला है कि वार्षिक ब्याज के 12% की दर से 5 सालों में अर्जित ब्याज जो है, ब्याज क्या होगा यदि, अच्छा, अर्जित जो है ब्याज 552 रुपये है, तो निवेश की गई राशि का पता लगाएं। ब्याज हमें दिया हुआ है, यानी कि 12% की दर से 5 साल का ब्याज, यानी कि 12×25 60 हो जाएगा। तो इस 60% का वैल्यू यहाँ से दे रखा है 5520 रुपये दे हुआ है। ये बात समझ में आया ना? अभी आपको बोले थे कि एसआई का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 12% की दर से 5 साल का 12×25 60 हो जा रहा है। तो 60% का वैल्यू दिया है और हमें निवेशित राशि यानी 100% का वैल्यू पूछा हुआ है। तो निकाल लीजिए, 55 20/60 × 100 हो जाएगा। ठीक, देखिए 0 से यहाँ 0 कट गया। अब इसको हम 6 से कटा लेते हैं। 6 8 48, 6 9 54 हो जा रहा है ना, और 6 दूना 12, यानी कि 9200 रुपये हो जाएगा। निवेशित राशि कितना हो जाएगा? 9200 रुपये हो जाएगा, जो प्रिंसिपल हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। 60% का वैल्यू इतना, तो 100% यानी हमें प्रिंसिपल पूछ रहा था। प्रिंसिपल हमेशा 100% यानी 9200 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2650 क्या कह रहा है? 2650 तक हम करके रहने देते हैं, फिर आगे हम लोग कल देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। कह रहा है कि 10% की चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से 16,600 रुपये 2 वर्ष के बाद कुल कितनी राशि हो जाएगी? यहाँ भी बोला है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हमें निकालना है, और 10% है। देखिए रेट, अभी आपको जो परसेंटेज ये रेशियो वैल्यू बताए थे ना, 10% का मतलब क्या हो गया? 1/10। इसका मतलब कि 10 रुपये पर 1 रुपया ब्याज हो जा रहा है। तो ये 10 रुपया अगर प्रिंसिपल हो गया तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा 1 साल का। तो अगला साल का निकालेंगे तो फिर 10 हो जाएगा, फिर 11, यानी 2 साल का कितना हो गया? 10 10 के 100 हो जाएगा, 11 11 121 हो जाएगा। तो यहाँ में 2 साल के बारे में बोला हुआ था कि 2 साल में के बाद कुल राशि कितनी हो जाएगी, और ये प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, यानी कि 100% का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। 100% का वैल्यू कितना दिया है? 16,600 रुपये दिया हुआ है। ठीक, और हमें पूरा है कि पूछ रहा है कि 121% का वैल्यू निकालिए। तो 16,600/100, चाहे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। देखिए अगर ये 0 से 0 कटा देंगे तो 1% का वैल्यू निकल गया 166, तो हमें निकालना है 121। तो 121 में 166 से गुणा कर लेंगे तो डायरेक्ट आपका क्या निकल जाएगा? यहाँ से अमाउंट निकल जाएगा। तो गुणा कर लीजिए, 166 में 121 क्या हो जाएगा? 661 हो जाएगा। यहाँ से 661 हो जाएगा। 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, और 2 1 2 1 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ करेंगे तो 6 6 1 हो जाएगा। अब यहाँ 6 8 6 3 9 1 10 हो जाएगा। यहाँ 10 हो जाएगा, यानी कि 2086 जो हम लोग का आंसर आ जा रहा है। 2086 यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो रेशियो मेथड बहुत आसान मेथड है। ठीक, फिर से एक बार समझ लीजिए। 10% का वैल्यू 1/10 हुआ, तो 10 तो 11 अमाउंट मिलेगा। तो अगला साल में फिर 10 तो फिर 11 मिलेगा, यानी कि 10 10 के 100 हो गया, गुणा कर लेंगे, और 11 11 121 हो जाता है। तो 100% का वैल्यू 16,600 दिया है, तो 1% का वैल्यू 166, तो 21% यानी अमाउंट हमें पूछा हुआ था, तो अमाउंट डायरेक्ट निकल जाएगा 21 × 166, यानी कितना हो जाएगा हम लोग का? 20,086 हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा? सॉरी 20,086 हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो बस आज हम लोग इतना रहने देते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो। ठीक, और लाइक ज़रूर करिए, अपना एक लाइक ज़रूर करें। ठीक, तो चलिए हम लोग बस आज इतना रहने देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है।
जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए सही होगा, ठीक। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस ज़्यादा करते रहिए और वीडियो जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों में जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक। तो ओके बाय, अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट।